हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हो। हम कल किस किस टॉपिक पे चर्चा किए थे, कुछ याद है आप लोगों को। सर्वप्रथम हमने बताया था सिलेबस के बारे में। सिलेबस ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 10th, मतलब क्लास 10th के लिए फिजिक्स का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले उसमें बताए थे सिलेबस में हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। दूसरा मेरा यूनिट था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा मेरा यूनिट था ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। चौथा मेरा टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी। पांचवा मेरा यूनिट था मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म। छठा टॉपिक था सोर्स ऑफ एनर्जी। और सातवां एक लास्ट आ जाता है प्रैक्टिकल सेक्शन। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, हमने मौखिक रूप से बता दिया है। और इसी के बाद हमने बताया था चैप्टर स्टार्ट किया था 10th का इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जिसका हिंदी मीनिंग होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा जो चैप्टर था, इसमें सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। देखो, जो एब्सेंट था, अनुपस्थित था, उसके लिए मैं 5 मिनट कुछ डिस्कशन कर दे रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक था, मैं बताए थे इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक हमने बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और तीसरा टॉपिक बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये 4 टॉपिक बताया था हमने दोस्त। तो इंट्रोडक्शन, चार्ज का इंट्रोडक्शन, पहला टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज जो बताए थे, पहला टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। पहला टॉपिक हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज कहता है, जिसमें साइंटिस्ट आए आज से 600 ईसा पूर्व, 600 बीसी बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मीनिंग होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का हिंदी मीनिंग होता है ईसा से पूर्व, मतलब 600 ईसा पूर्व सर्वप्रथम थेलीज, किसने, थेलीज नामक साइंटिस्ट ने चार्ज के बारे में कुछ बातें बतलाया, जो निम्न प्रकार है। इन्होंने थेलीज नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एम्बर का रड लिया। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो बता रहा हूँ। उन्होंने क्या लिया, एम्बर रड। और दूसरा बिल्ली का खाल लिया। और बिल्ली का खाल लिया। और इन दोनों को आपस में एक दूसरे को, जैसे मान लो ये क्या है, एम्बर का रड है, ये क्या है, बिल्ली का खाल है। इन दोनों को आपस में एक दूसरे पर फ्रिक्शन करवाया, मतलब क्या, इस पे ये मतलब घर्षण किया। तो इन्होंने पाया, मतलब थेलीज नामक साइंटिस्ट ने पाया कि इस एम्बर रड पर, इसमें छोटे छोटे वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे हम लोग बचपन में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन आज याद है भी, पर उस समय इस कॉन्सेप्ट का पता नहीं था। जैसे हम बच्चा में क्या करते थे, जो कम्ब होता है, जैसे कंघी होता है, तो अपने बाल में मारते थे। उसके बाद जो हम छोटे छोटे कागज के कण के पास ले जाते थे, तो हम देखते थे कि उसमें छोटा छोटा कण चिपक जाता है, सट रहा है। कहने का मतलब चार्ज का गुण आ जाता है उसमें। तो थेलीज नामक साइंटिस्ट ने भी यही काम किया था
कि एम्बर का एगो रड लिया और बिल्ली का खाल लिया, आपस में एक दूसरे को घर्षण करवाया तो पाया कि एम्बर के रड में छोटे छोटे वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यही था थेलीज का एक्सपेरिमेंट ऑफ थेलीज। इनको एक थेलीज का एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। इसके बाद आया डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। समझ गए मेरे दोस्त, इनको मिटाते हैं। इसके बाद आया इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। ये चल रहा है टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज ये चल रहा है, इसी का टॉपिक चलेगा अभी, इंट्रोडक्शन ऑफ। इसके बाद आया डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। इसके बाद आया डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। ये साइंटिस्ट भी एक कांच का गिलास लिया, एक क्या लिया, गिलास लिया, एक गिलास लिया, और दूसरा जो है कॉटन ले लिया। कॉटन का मीनिंग होता है रुई। एक गिलास मतलब एक कांच लिया और रुई लिया। इन्होंने भी सेम डिट्टो इसी तरह थेलीज के तरह ही एक्सपेरिमेंट किया। इनको भी मतलब रुई और क्या कहते हैं गिलास को इन्होंने फ्रिक्शन करवाए। तो ये डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने भी पाया कि गिलास में छोटे छोटे वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इनका भी यही कहना था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट का। इसके बाद जो है बेंजामिन साहब आए। बेंजामिन का कहना था, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन, बेंजामिन के अनुसार इस संसार में चार्ज दो तरह के एग्जिस्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन के अनुसार दो तरह के चार्ज होते हैं इस संसार में। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। इसके अनुसार पहला था पॉजिटिव चार्ज या इसको पॉजिटिव आयन भी कहते हैं। दूसरा था मेरे दोस्त नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आयन। इसको सिंबल के रूप में पॉजिटिव चार्ज को प्लस से इंडिकेट करते हैं और नेगेटिव चार्ज को माइनस से इंडिकेट करते हैं। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू बेंजामिन के अनुसार चार्ज दो तरह के इस संसार में एग्जिस्ट करते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज इन्होंने बेंजामिन ने चार्ज की मतलब आवेश के प्रकृति के बारे में बतलाया। इन्होंने बोला कि सजातीय का मतलब होता है मेरे दोस्त एक जाति। जैसे सजातीय जैसे लड़का है तो लड़का एक जाति हो गया, लड़का और लड़की विजातीय हो गया। जैसे मैथमेटिक्स में चलते हैं एक्स और एक्स सजातीय है, एक्स और वाई विजातीय है। ठीक उसी तरह से यहाँ कहना है फिजिक्स में इनका बेंजामिन का जो चार्ज जो है प्लस चार्ज और प्लस चार्ज सजातीय हुआ। कहने का मतलब आवेश समान हुआ। जब आवेश का कहना था जब आवेश समान होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। कहने का मतलब क्या, विकर्षित करेगा, एक दूसरे को ये धकेलेगा। ई जो है इसको ई प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। फोर्स से मान लो 10 न्यूटन से इसको ई भी धकेलेगा, ई भी इसको 10 न्यूटन से धकेलेगा। मतलब क्या, विकर्षण का बल लगेगा। ई भी इसको 10 न्यूटन से धकेलेगा, विकर्षण का बल। या माइनस चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज भी मतलब हो सकता है। ये भी एक दूसरे को इन दोनों के बीच क्या लगेगा, विकर्षण का बल।
विकर्षण का बल, विकर्षण का बल लगेगा, इन दोनों के बीच विकर्षण लगेगा। या प्लस चार्ज माइनस चार्ज मतलब क्या, असमान आवेश है तो असमान आवेश के बीच क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। ये किनका कहना था, बेंजामिन का। आकर्षण लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। या ये भी हो सकता है माइनस और प्लस, ये भी 4 कंडीशन बनता है, ये भी हो सकता है। इन दोनों में भी आकर्षण का बल लगेगा। मतलब कहने का क्या, समान आवेश के बीच विकर्षण का बल और असमान आवेश, ये दोनों असमान है, दूसरे एक्स अति क्या कहते हैं, ये समझ लो एक्स है और ये वाई है, मतलब असमान है, असमान आवेश के बीच आकर्षण का बल लगता है, जो कि बेंजामिन का कहना था। बेंजामिन हो गया, चार्ज के बारे में हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद जो बताए थे इसके बाद जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश का संरक्षण। मान लो ये कोई क्या है, बॉडी है, पॉजिटिव बॉडी है, पॉजिटिव बॉडी है, ये कोई नेगेटिव बॉडी है, ये कोई नेगेटिव बॉडी है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का कहने मतलब इसका जो है, इसका विभव भी, पोटेंशियल भी हाई है, इसका पोटेंशियल लो है। तो आवेश का प्रवाह जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। उच्च मतलब पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर आवेश का इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर। कहने का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का संरक्षण। इस पे कहता है 10 इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है और इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पे क्या होगा, मतलब क्या, 4 इलेक्ट्रॉन इस पर से ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बॉडी न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल, इसको सामान्य वे में हम न्यूट्रल कहते हैं, नहीं तो इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं, जो कि थर्मोडायनामिक्स में भी इनका इक्विलिब्रियम स्टेज का चर्चा है। तो यहाँ भी हम वो इसको कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। तो इस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। एक स्थिति ऐसा आएगा कि 6 इस पे भी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 6 इस पे भी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अर्थात इस एक्सपेरिमेंट से कहने का मेरा मतलब है कि इसमें, इस एक्सपेरिमेंट से हमने पाया कि न तो इस चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का नाश हुआ और न ही निर्माण हुआ। नया 10 है तो इधर भी सेम है, मतलब नाश भी नहीं हुआ, ना ही निर्माण हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण ही हो। यही मेरा एक्सपेरिमेंट बताता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दोस्तों उस रोज बता दिए थे, फिर भी हम जिस स्टूडेंट का छूट गया है उन स्टूडेंट के लिए हमने कुछ चर्चा कर दिए हैं। उसके बाद क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज था, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिनाइजेशन ऑफ, सपोज करो यह ऑब्जेक्ट है, या क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सपोज यह एक सब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में चार्ज की मात्रा जो है, इस ऑब्जेक्ट में चार्ज की मात्रा, तो क्वांटिनाइजेशन का थ्योरी कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज की जो मात्रा होगा, चार्ज की जो मात्रा होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या का इंटीजर मल्टीपल होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका इंटीजर मल्टीपल होगा, यह कहता है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चलो दोस्त, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। आज जो क्लास करने का था वो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं। इतना हमने चर्चा, 10 मिनट चर्चा हम कल जिन जिन बच्चों का क्लास छूट गया था हम उनके बारे में कर दिए हैं। आज जो है कूलम्ब लॉ से हमको बताना था, कूलम्ब लॉ।
आज टॉपिक पे चर्चा होगा मेरे दोस्त कूलम्ब लॉ पे। कूलम्ब लॉ क्या कहता है? कूलम्ब लॉ को कूलम्ब से हम क्या बताया? कूलम्ब से हम देखो बेंजामिन जो थे वो प्राकृतिक बतलाया, जो समान आवेश और असमान आवेश, आवेश दो तरह के इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। पहला समान आवेश, दूसरा असमान आवेश। और वो आवेश के बीच, समान समान आवेश के बीच विकर्षण लगता है और समान आवेश के बीच आकर्षण लगता है। कहने का सीन्स था उनका, जो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज और माइनस चार्ज मतलब समान आवेश, उनके बीच विकर्षण होगा। और असमान आवेश प्लस चार्ज माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, इसके बीच आकर्षण का बल लगेगा। और बल कितना लगेगा इनके बारे में इस कूलम्ब से आपने बताया। ये कूलम्ब थ्योरी, कूलम्ब लॉ, इसका कहना था, जो मान लो इसका कहना है जैसे दो चार्ज बॉडी है। पहला चार्ज बॉडी मान लो Q1 है, Q1 चार्ज बॉडी है। पहला बॉडी है तो पहला बॉडी तो इस पे चार्ज भी Q1 है। दूसरा बॉडी है तो इस पे चार्ज क्या है? Q2 है। दूसरा बॉडी रुको यहाँ पे बनाते हैं। पहला बॉडी 1 B1 है तो इस पे चार्ज क्या होगा? Q1 चार्ज बॉडी है, ये कोई Q2 चार्ज बॉडी है। कूलम्ब साहब का कहना जो था, दो चार्ज बॉडी है तो इस पे देखो दोनों चार्ज बॉडी पर आकर्षण या विकर्षण दोनों तरह के बल लग सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ये कूलम्ब का नियम कहता है दो आवेश के बीच के बल के बारे में कूलम्ब से आपने बतलाया। इनका कहना है, देखो इनका कहना है, इनका जो ई देखो Q1 जो है Q2 पर बल लगाएगा। Q1 किस पे लगाएगा? Q2 पर बल लगाएगा। Q2 पर बल लगाएगा तो बल क्या लगाएगा? F1 के द्वारा F2 पर बल लगाया गया, इस पे बल लगाया गया। तो F2 पर F1 के द्वारा बल लगाया गया तो F21 हो जाएगा। F2 के द्वारा F1 पे बल लगाया गया तो F12 हो जाएगा। इसका कहने के मतलब इसको पढ़ कैसे सकते हैं? फोर्स ऑन F2, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 कहने का मतलब है Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया बल। इसको पढ़ेंगे F फोर्स ऑन, इसको कैसे पढ़ेंगे? फोर्स ऑन F1 बाय F2, मतलब F1 पर Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल। और F1 और F2 का जो अनुपात होता है, इसका जो रेशियो होगा F1 और F21 का, इसका 1 होता है हमेशा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, इसको लिख लो बगल में, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। इसका जो रेशियो होता है, इसका जो है ऊपर में लिख देते हैं F1 फोर्स ऑन चार्ज बॉडी 1/2 रेशियो F फोर्स चार्ज बॉडी 2 पर जो है 1 के द्वारा जो बल लगाया जाता है, इन दोनों का रेशियो 1 होगा। ये हुआ। तो कूलम्ब का लॉ जो है कहता है, जो Q1 बॉडी है और Q2 बॉडी है, तो इस पर ये जितना बल लगाएगा, ये भी इतना बल लगाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, थर्ड लॉ, उसका कहना था जितना इसका न्यूटन का कहना था, जो 11th में इनर्शिया चैप्टर में पढ़ने के लिए न्यूटन नामक साइंटिस्ट का भी कहना था, जो जैसे मान लो हम जितना जल से मतलब क्रिया करेंगे, वो भी उतना जो बल से प्रतिक्रिया करेगा। हम जितना बल से क्रिया करेंगे, वो भी उतना बल से प्रतिक्रिया करेगा। साधारण मान लो एक क्रिकेट खिलाड़ी जब मान लो सपोज करो, मान लो ये बल्ब है, हम इसको नीचे गिराते हैं जमीन पे, तो जितना जोर से हम गिराते हैं उतना जोर से बल मेरे पास, बल जो होता है बल बॉल जो होता है मेरे पास आता है। तो यही कहना न्यूटन थर्ड का लॉ का, जो क्रिया जितना होगा उसके विपरीत भी प्रतिक्रिया उतना ही होगा। ये 10 न्यूटन से इस पे क्रिया करेगा,
10 न्यूटन से बल लगाएगा, तो ये भी 10 न्यूटन से इस पे बल लगाएगा। यही न्यूटन लॉ था, थर्ड लॉ। तो यह अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ के अनुसार लगेगा। Q1 Q2 दो चार्ज बॉडी है, इसके बीच का डिस्टेंस मान लेंगे r है, इसके बीच का डिस्टेंस है। पहला नियम कहता है फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ कहता है। तो दो आवेश, कूलम्ब का क्या कहना था, दो जो Q1 और Q2 दो तरह के जो चार्ज होगा उसका जो गुणनफल होगा क्या होगा, इसका दो तो Q1 और Q2 का गुणनफल बल का समानुपाती होगा। पहला नियम कहता है, पहला नियम कहता है Q1 और Q2 का समानुपाती, इस पर जो बल लगेगा बल का समानुपाती होगा Q1 Q2। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। कोई इसको बढ़िया से बता, फर्स्ट लॉ जो बन दिया, फर्स्ट लॉ कूलम्ब फर्स्ट लॉ। इसका कहना है जो बल का जो होगा कूलम्ब से आपका कहना था बल का समानुपाती दो आवेश का गुणनफल होगा, दो आवेश का गुणनफल का समानुपाती इस पे बल लगेगा। पहला नियम है। दूसरा नियम था जो इसका बीच की दूरी जो r है ना, इसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता, यही दूसरा नियम है, ये दूसरा नियम है। कूलम्ब का फर्स्ट लॉ है, इसका देखो कूलम्ब फर्स्ट लॉ कहता है, देखो कूलम्ब फर्स्ट लॉ हो गया, ये लिख लिए यहाँ से आप समानुपाती Q1 Q2, इसको थ्योरिटिकल रूप से भी लिख लीजिए। इसको मिटाते हैं ऊपर से मेरे दोस्त। कूलम्ब से आपका कहना था जो दो फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ कूलम्ब फर्स्ट लॉ थ्योरेटिकली लिख लो। कहना था दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है। देखो समझने के लिए बहुत आसान है ये टॉपिक, क्या समझे, समझ गए होंगे जो वो अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड के, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, बच्चों के दिमाग में यह बात बनी रहती है कि हमको भाषा 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 करते रहता है, तो उसके लिए भाषा लिखा दिया हूँ। बोर्ड एग्जाम आ रही है नज़दीक में, मार्च में एग्जाम होगा, उसके लिए आप ये भाषा लिख लेंगे। जो उसका पहला लॉ, फर्स्ट लॉ था दो आवेश के बीच। खैर कूलम्ब लॉ जो है ना 12th में डिटेल से पढ़ने के लिए, 10th में थोड़ा इंट्रोडक्शन है इस पे, हम भी उतना गहरा डीपली नहीं जाएंगे, काहे कि आगे हम बताएंगे इनको अगले क्लास में बताएंगे, जब 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया जाएगा उसमें इसको डेरिवेशन के साथ करेंगे।
फिलहाल आप इतना जान लीजिए, इसका नियम कहता है दो आवेश के बीच फिगर से आप समझ लिए थे, ये आवेश था और ये मान लो ये Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच जो है तो Q1 और Q2 का जो गुणनफल होगा बल के बराबर होगा। पहला नियम जो है यहाँ तक लिख लिए, दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण का बल दोनों सो के गुणनफल का समानुपाती है। ये कहता है F जो है समानुपाती Q1 Q2 का है। दूसरा नियम कहता है, इसको लिख लीजिए आप लोग। सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ का कहना था जो ये जो दो आवेश Q1 और Q2 जो दो आवेश हमने बताया, इसके बीच का जो दूरी होगा, बीच का जो दूरी है इसका वर्ग, दूरी का जो वर्ग होगा मतलब वर्ग r का दुगुना जो होगा इन दोनों के बल के गुणनफल का समानुपाती होगा। इसको भाषा के रूप में लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। दो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। थियोरिटिकली ये बात है। इक्वेशन फर्स्ट माने थे, इसका भी F समानुपाती 1/r का, और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए। सेकेंड लॉ है दो आवेश के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ के अनुसार। चलो लिख लिए, इनको मिटाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इनको ऊपर से मिटाते हैं। पहला इक्वेशन था मेरे दोस्त, पहला इक्वेशन आया था जो F बल जो होगा समानुपाती होगा पहला चार्ज का Q1 और Q2 का समानुपाती। दूसरा नियम आया था F समानुपाती 1/r² का। इन दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में जाएंगे तो F समानुपाती हो जाएगा F समानुपाती Q1 to Q2 अपॉन r²। ये हो गया Q1 समानुपाती F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बाय r² हो गया। ऊपर से इनको मिटाते हैं तो क्या आया F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बाय r²। फिजिक्स कहता है, फिजिक्स का कहना है
जो हम जो है फिजिक्स में जब समानुपाती हटाएंगे तो उसके बदले एक कांस्टेंट आएगा, जिसको हिंदी में हम नियतांक कहते हैं। तो उस कांस्टेंट आएगा के, यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे कौन सा मतलब कूलम लॉ में कौन सा कांस्टेंट आएगा। इसको देखो, समानुपाती हटाते हैं, फिजिक्स का आता है, समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। कौन कांस्टेंट आता है, के आता है। तो के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, ये हो गया कूलम्ब फार्मूला। कूलम्ब फार्मूला हो गया। इसको हम के जो है वेयर के इज कूलम्ब कांस्टेंट, के को हम Q1 Q2 दो तरह के चार्ज है, Q1 Q2 टू चार्ज है। डिस्टेंस R जो है क्या, डिस्टेंस ऑफ Q1 एंड Q2, R डिस्टेंस है, F उस पे बल लगता है, कूलम्ब फॉर बल लगता है। देखो आगे चल के मेरे सिलेबस में, मेरे 10th में मेरे दोस्त यहाँ तक ही पढ़ना है हमको, लेकिन हम थोड़ा सा आगे की बात बता देते हैं। यहाँ पे के जो है, अब कहता है के को भी हम हटाएंगे, इनका भी एक वैल्यू होता है फिजिक्स में, फिजिकल वैल्यू होता है। एफ जो है, एफ इज इक्वल टू के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ये भी एक तरह का, इसका डेरिवेशन मेनली 12th में इस पे बताया जाएगा। अभी इसे फार्मूला फॉर्म में लिख लो के, नीचे का मिटा देते। ये फार्मूला जो है स्केलर फॉर्म, ये फार्मूला जो है स्केलर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। देखो इसको देखो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ, बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू ऑफ के, इसका डेरिवेशन 12th में करेंगे। वैल्यू ऑफ के लिख लो, वैल्यू ऑफ के 3 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, के का वैल्यू होता है। के का वैल्यू, सॉरी मिस्टेक हो गया, वैल्यू ऑफ के इसका 9 गुना के का वैल्यू होता है। लिखो इनको तब तक।
देखो इसको मिटाओ, आगे दोस्त लिख लिए होंगे इनको, एक पॉइंट लिखो, गलती हो गया था। 1 कूलम बराबर 3 गुना 10⁻9 ESU। ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसका डेरिवेशन 12th में किया जाएगा। और 1 ESU बराबर, इसी को पलट देंगे 1 ESU। इसका देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूनिट ESU, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/3 गुना 10⁻9 कूलम। ये होता है, इसको नोट कर लो, ऊपर से मिटा देते हैं। कूलम्ब लॉ हो गया 12th में। इसके बाद कि कूलम्ब लॉ इतना ही नहीं, सारा इसका मतलब डायमेंशन बताया जाएगा, कैसे इसका क्या कहते हैं यूनिट निकला ये बताया जाएगा, इस पे डेरिवेशन होगा, वेक्टर फॉर्म में होता है। तो इसी का गाना है, जब इसी वेक्टर फॉर्म में थोड़ा हम हिंट करते हैं, थोड़ा यूनिट वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में बताया जाएगा। तब तक इसको लिख लीजिए आप लोग। ये जो फार्मूला बताए मेरे दोस्त, ये स्केलर फॉर्म में है, ये तो हम आपको बता दिए। इसी को हमको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, वेक्टर फॉर्म। तो जब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसको वेक्टर फॉर्म में, इस सबको साफ कर देते हैं। 1/4πε0, या इसको हम ε0 या ε0 भी बोल देते हैं, Q1 × Q2/r²। फिजिक्स कहता है या वेक्टर का थ्योरी कहता है, जो हमको इस फार्मूला को, स्केलर फार्मूला को यदि वेक्टर फॉर्म में रिप्लेस करना है, वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में रिप्लेस करना है, तो इसको कहता है यूनिट वेक्टर। यूनिट आर कैप को क्या कहता है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, इसको यूनिट वेक्टर बराबर होता है यूनिट वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। इस फॉर्मूला में यदि हम यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं, यूनिट वेक्टर, इसको मिटाते हैं यूनिट वेक्टर से, तो देखिए F = K, इससे Q1 Q2/r²। इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में लाना है, तो F बराबर 1/4π Q1 Q2/r²। मल्टीप्लाई क्या कर देना है यूनिट वेक्टर से, वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए 1/, इसको तोड़ के बता रहे हैं ना, तो हम डायरेक्ट गुना करके लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। यूनिट वेक्टर बराबर बता दिए हैं, यूनिट आर बराबर वेक्टर r/r होता है, तो इस जगह वेक्टर r/r से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए आगे देखिए, F बराबर हो जाएगा, F = 1/4πε0 Q1 × Q2, इसको गुना कर दीजिए इंटू आर वेक्टर, RQ हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये फार्मूला क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म। ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, ये भी बता दिए, जो कि हमारा 10th लेवल के टॉपिक से ऊपर है। तो चलो बता दिए, तो इसको समझने के लिए समझ लिया, और इनको लिख भी लीजिए। इसके बाद हमको जो था टॉपिक बच जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है बताने के लिए क्या होता है। टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका हिंदी मीनिंग होता है विद्युत आवेश। विद्युत विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज थोड़े है, विद्युत विभव। सबसे पहले इसमें टॉपिक बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोस्तों सबसे पहले हम इनका परिचय जानेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लीजिए, मान लेते हैं ये पॉइंट बी है और ये इन्फिनाइट है, ये इन्फिनाइट है और यहाँ से इन्फिनाइट। देखिए यूनिट इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पर और इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अनंत से किसी वस्तु को, यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट पी पर लाने में, यहाँ से यहाँ तक इसको आने में, इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक आने में पॉइंट पी तक इन्फिनाइट से किसी वस्तु को लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। क्या होगा? वर्क डन होगा, वर्क होगा। देखिए किसी पॉइंट पर इन्फिनाइट से यूनिट चार्ज को लाने में जो कार्य होगा वही विद्युत विभव होगा। इसको हम समझे। यूनिट चार्ज है, मान लीजिए क्या है, एक यूनिट चार्ज है, क्यू चार्ज है, यूनिट यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य है। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से और इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने में, हम जो है मान लीजिए यहाँ पे हम है, ये मान लीजिए पॉइंट टी है, ये पॉइंट एन है। तो यहाँ से ई पॉइंट तक जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। करने का मतलब चलना पड़ेगा। चलते हैं तो हम समय के साथ जो भी करते हैं, कार्य करते हैं फिजिक्स में, तो कार्य करना पड़ेगा। वही जो कार्य होगा ना, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। एकांक धनावेश को, यूनिट चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसको थ्योरी, उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो एग्जांपल में ये फिगर बना लेंगे और लिखेंगे इनको, इसको हम मिटा देते हैं। इसके बारे में लिखेंगे, इलेक्ट्रिक यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है। तो उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने पे, मान लो
मान लो ये क्या है, ये मान लो ये क्या है, मान लो पॉइंट ई है, ये क्या है, इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट यहाँ, यहाँ से हमको चल 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 चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। इसी को हम विद्युत विभव बोलेंगे। यूनिट चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। चलो लिख लिए होंगे, उम्मीद है, आशा है आप लोगों से, ये आप लोग बहुत समझदार इंसान है, आप लोग इनको लिख लिए होंगे। इसको हम इट इज इंडिकेट भी से इसको इंडिकेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंडिकेट करते हैं, लिख लो इनको भी।